यस डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट किया है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेथड है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तमाम चीज़ें पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नाउ आई विल स्टार्ट अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन अगर हम यहाँ पर उसका जजमेंट करते हैं तो ये बायोलॉजी की एक स्पेसिफिक ब्रांच से ये चैप्टर हमारा रिलेटेड है, और वो बायोलॉजी की जो स्पेसिफिक ब्रांच है उसका नाम है जेनेटिक्स। तब हमें यहाँ पर देखना है व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है ये दो टाइप की स्टडी का नाम होता है। पहले यहाँ पर जो स्टडी है इसके अंदर जेनेटिक्स के अंदर होती है वो है हेरिडिटी, और दूसरी जो स्टडी यहाँ पर होती है वो है यहाँ पर वेरिएशन। इसी बेस पर दो टाइप की जो स्टडी यहाँ पर इसी बेस पर जेनेटिक्स की डेफिनेशन हमारे सामने आती है। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन इनकी स्टडी करना, इसी को कहा जाता है यहाँ पर जेनेटिक्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं हेरिडिटी क्या है। यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है इनहेरिटेंस, इसी का दूसरा नाम है इनहेरिटेंस और हेरिडिटी, दैट इज द सेम थिंग। और वेरिएशन यहाँ पर भी है, वेरिएशन यहाँ पर भी है। यानी इस चैप्टर के अंदर हमें यहाँ पर हेरिडिटी या इनहेरिटेंस और वेरिएशन जो होते हैं उनके ताल्लुक से हमें यहाँ पर स्टडी करना है। अब अभी हमें दोनों का मतलब नहीं मालूम है कि हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन यहाँ पर क्या है, दोनों के ताल्लुक से हमें यहाँ पर देखना है। हम देखते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं दुनिया में, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो हम देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फादर एंड मदर दैट आर ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग टू देयर चिल्ड्रेन। जो भी माँ बाप की प्रॉपर्टीज हैं वो बच्चों के अंदर यहाँ पर जो ट्रांसफर होती हैं, तो यही चीज जो है यहाँ पर ये जेनेटिक्स कहलाती है। तो यहाँ पर इसी बेस पर हम देखते हैं हेरिडिटी का मतलब होता है इफ सिमिलर कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रेन। अगर यहाँ पर सिमिलर कैरेक्टर इफ दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रेन, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। अगर सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे पेरेंट से, यानी बच्चा जो रहेगा, अगर हम शक्ल उनकी देखेंगे या जो भी उनके यहाँ पर हैबिट्स होगी है यहाँ पर होगी, हम देख के समझ सकते हैं तुम्हारे फादर ये है, तुम्हारी माँ के जैसे ये प्रॉपर्टीज है, तो ये सिमिलर कैरेक्टर यहाँ पर हो जाते हैं। तो इफ सिमिलर कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रेन, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। इसी को यहाँ पर हेरिडिटी कहेंगे। और इसके अपोज में यहाँ पर जो होता है वेरिएशन, ये इंग्लिश लफ्ज है, उसके अंदर हम देखते हैं चेंजेस, तब्दीली होना। तो यहाँ पर हम देखते हैं इफ डिसिमिलर कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रेन, अगर पेरेंट्स से चिल्ड्रेन के अंदर डिसिमिलर कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो उसको कहा जाता है बच्चे जो है यहाँ पर उसके अंदर वेरिएशन है, वेरिएबल कैरेक्टर्स आर ऑब्जर्व्ड। अब हम देखते हैं बाज मर्तबा ऐसा होता है कि बच्चा अपने माँ बाप के जैसा नहीं है, माँ बाप के अलावा किसी और के जैसा है, ये दादी दादा के जैसा रहेगा, मामा के जैसा रहेगा। ऐसे जो मामला है माँ बाप के अलावा अगर बच्चा किसी और के जैसा दिखाई दे रहा है तो ऐसी सूरत में दैट इज नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट, इसके अलावा किसी और के जैसा यहाँ पर होता है, तो ऐसी जो कंडीशन यहाँ पर होती है तो उसको कहा जाता है यहाँ पर वेरिएशन। तो यहाँ पर वही है, अगर जेनेटिक्स को हम एक्सप्लेन करना चाहें तो स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक्स। तो यहाँ पर हमें देखना है इनहेरिटेंस और वेरिएशन के अंदर यही देखना है हेरिडिटी और वेरिएशन, सिमिलर कैरेक्टर किस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं, वेरिएशन यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे दिखाई देता है, यही चीजें यहाँ पर जो रहेगी इस चैप्टर के अंदर जेनेटिक्स के टॉपिक के अंदर हमें यहाँ पर देखना होगी, और यही कहलाएगा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बहुत सारे साइंटिस्ट ने यहाँ पर इसके ऊपर जो यहाँ पर मेहनत की है, इसके ऊपर स्टडी की है, लेकिन सबसे मेन साइंटिस्ट जिसने जेनेटिक्स के ऊपर ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया है, अपना पूरा वर्क यहाँ पर किया है, उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल या ग्रेगर मेंडल, या शॉर्ट में आप मेंडल भी कह सकते हो। जो क्लियर कट एक्सप्लेनेशन जेनेटिक्स के ताल्लुक से जिसने यहाँ पर दिया है उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रेगर मेंडल। इसने यहाँ पर जो है पूरा जो आइडिया यहाँ पर कई 100 साल पहले उसने दिया है, लेकिन आज भी
बहुत सारे रिसर्च होने के बावजूद भी किसी ने मेंडल के जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे उसको किसी ने डिस्प्रूव नहीं किया है। बराबर वो चीज जो यहाँ पर चल रही है, सारी दुनिया आज उसको जो यहाँ पर एक्सेप्ट कर रही है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्रेगर जॉन मेंडल ही इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसी के बेस पर उसको जब फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, और ये फादर ऑफ जेनेटिक्स से भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी यहाँ पर साइंटिस्ट हैं सबों ने इसको जो है एक्सेप्ट किया है। ही वाज द रॉयल पर्सन और ही वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल ही वाज बोर्न, इसकी जो पैदाइश यहाँ पर हुई थी, दैट वाज बोर्न इन मोराविया। मोराविया में इसका जो है यहाँ पर बर्थ हुआ था इन 1822। और इसके जो फादर थे एक गरीब फैमिली से था, एक फार्मर थे। तो फार्मर जब यहाँ पर ये थे तो बहुत सारा यहाँ पर उसको प्लांट के ताल्लुक से नॉलेज थी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेंडल ही वाज द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। ग्रेजुएशन जो उसने किया था फिजिक्स में किया था, लेकिन उसका जो इंटेंशन था वो यहाँ पर जो प्लांट से रिलेटेड था, क्योंकि उसके घर के अंदर फार्मर, उसके वालिद थे यहाँ पर छोटे बड़े फार्मर थे, पीजेंट फार्मर थे। तो उसके बेस पर प्लांट के अंदर यहाँ पर जो बहुत सारी नॉलेज उसको थी, तो उसी बेस पर यहाँ पर उसने ग्रेजुएशन के बाद बायोलॉजी के अंदर स्पेशली जेनेटिक्स के अंदर उसने अपनी स्टडी यहाँ पर शुरू की। और उसके बाद जो यहाँ पर एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन प्लांट के ताल्लुक से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ताल्लुक से उसने दिया। और यहाँ पर उसी बेस पर ये जो क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दिया, दैट इज एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया ने उसको जो यहाँ पर एक्सेप्ट किया है और इतना क्लियर कट आइडिया उसने दिया है कि उसको जो यहाँ पर फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जो यहाँ पर पहचाना जाता है। अब यहाँ पर जो उसके एक्सपेरिमेंट थे, उसके एक्सपेरिमेंट दैट वाज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। बायोलॉजी के अंदर एक यहाँ पर प्रोसेस है, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हाइब्रिड वैरायटी का प्रोडक्शन करना। तो किस तरीके से हाइब्रिड वैरायटी का प्रोडक्शन करना है, तो इसका जो कंसेप्ट था स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन के लिए, तो उसने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के जरिए यहाँ पर इंडिविजुअल के अंदर हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, उसको यहाँ पर जो शो किया है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के जरिए उसने यहाँ पर ये टेक्निक या जेनेटिक्स की स्टडी को हमारे सामने जो उसने यहाँ पर पेश किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर है, उसके लिए यहाँ पर जो उसने यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बाद उसने लॉज बनाए हैं। और मेंडल ने जो लॉज बनाए हैं उनको कहा जाता है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉज ऑफ हेरिडिटी, यानी वो कौन से लॉज हैं जिसके बुनियाद पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हेरिडिटरी कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर के ताल्लुक से हम स्टडी कर सकते हैं। सिर्फ 3 लॉ उसने बनाए हैं, और 3 लॉ पूरे जेनेटिक्स की जितनी भी स्टडी है वो 3 लॉ के ऊपर होती है। लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आगे वो चीज आने वाली है, हम उसको देखेंगे। 3 लॉ के जरिए पूरे जेनेटिक्स की स्टडी यहाँ पर मेंडल के जरिए यहाँ पर जो की गई है। अब यहाँ पर जब कोई भी साइंटिस्ट, देखो बच्चों, अगर यहाँ पर कोई भी साइंटिस्ट है जब अपना रिसर्च वर्क करता है तो उसको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की जरूरत पड़ती है। मेंडल ने भी अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के लिए एक कॉमन प्लांट बॉडी को उसने यहाँ पर जो चूज किया है, और यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पर मेंडल ने यहाँ पर जो है पी प्लांट को यहाँ पर जो है अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पर उसने चूज किया है। पी प्लांट, बटर का पौधा, ये एक ऐसा पौधा है जो पूरी दुनिया के अंदर चलता है और यहाँ पर साल भर इसका जो है यहाँ पर कल्टीवेशन हो सकता है। तो एक कॉमन प्लांट बॉडी है, यानी अगर कोई उसको करना चाहे तो आसानी से उसको जो इजीली अवेलेबल प्लांट बॉडी उसको आसानी से यहाँ पर कर सकता है। तो पी प्लांट बॉडी को जो है अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पर उसने जो है यहाँ पर सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया? पहली वजह तो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है, इजीली अवेलेबल है, इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर पी प्लांट को उसने यहाँ पर क्यों सिलेक्ट किया है? दूसरी वजह यहाँ पर, पहला तो यहाँ पर हो जाता है, दिस प्लांट बॉडी इज इजीली अवेलेबल। पूरी दुनिया के अंदर सब लोग इसको जानते हैं, हर जगह यहाँ पे इसकी जो मटर फली होती है उसका यूज किया जाता है, तो दैट इज इजीली अवेलेबल। दूसरा यहाँ पर जो बायोलॉजिकल यहाँ पर हम देखते हैं जो उसका रीजन रहेगा, दिस प्लांट बॉडी, पी प्लांट बॉडी, दैट इज हर्बेसियस प्लांट बॉडी। हर्बेसियस प्लांट बॉडी यानी स्मॉल ट्री होते हैं, छोटे पौधे होते हैं।
ट्री 3 तरीके का, और हर्ब यानी छोटे मोटे रहेंगे, श्रब जो होते हैं वो मीडियम साइज के रहेंगे, और ट्री जो होते हैं बहुत ज्यादा बड़े जो दरख्त होते हैं उनको ट्री कहा जाता है। तो पहली चीज यहाँ पर जो पाई जाती है प्लांट के ताल्लुक से, बायोलॉजिकल रीजन जो यहाँ पर रहेगा, दिस प्लांट बॉडी इज हर्बेशियस प्लांट बॉडी। समझ लो बच्चों, अगर यहाँ पर ये रहा, अगर कोई बड़ा दरख्त रहता, अब जब मेंडल को एक्सपेरिमेंट करना रहता, दरख्त के ऊपर चढ़ना पड़ता, फिर अपना जो भी है हाइब्रिडाइजेशन करना और एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, दुश्वारी की बात थी। क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर बार बार दरख्तों के ऊपर चढ़ना है और वहां से ऑब्जर्वेशन करके नीचे आना है, एक्सीडेंट भी हो सकते थे। तो ऐसी सूरत में जब यहाँ पर हर्बेशियस प्लांट बॉडी को मेंडल ने यहाँ पर लिया, तो जमीन पर खड़े रहते हुए यहीं पर हमें जो चेंजेस कर लेना है, किसकी क्रॉसिंग करना है, कौन सी चीज कहाँ पर ट्रांसफर करना है, वो तमाम चीजें जमीन के ऊपर रहते हुए सब कर सकते हैं। तो हर्बेशियस प्लांट बॉडी की वजह से ये यहाँ पर हमें हुआ कि यहाँ पर हैंडलिंग ऑफ द प्लांट बॉडी दैट बिकम इजी, प्लांट को हैंडल करना आसानी से हो गया, तो हर्बेशियस प्लांट बॉडी है। फिर उसके बाद दूसरा रीजन जो होता है, लाइफ साइकिल ऑफ दिस प्लांट बॉडी दैट इज वेरी शॉर्ट। ये प्लांट बॉडी का जो लाइफ साइकिल है बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल विद इन 3 to 4 months। यहाँ पर जो 3 to 4 months में ये जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। एक चीज मैं वाजे कर देता हूँ, हमारा एक चैप्टर है हमारे सिलेबस के अंदर है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, एक आगे जो है एक पूरा चैप्टर हमारा आने वाला डिटेल स्टडी रहेगी। लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है इमीडिएट यहाँ पर हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। सम चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व्ड इन फर्स्ट जनरेशन, सम चेंजेस इन सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन के अंदर ऐसे धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। जब ये प्लांट बॉडी अपना लाइफ साइकिल 3 to 4 months में कंप्लीट करता है, तो यहाँ पर साल भर में हम 3 से 4 क्रॉप हासिल कर सकते हैं। क्या चेंजेस हैं हम उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो लाइफ साइकिल दैट आर वेरी शॉर्ट एंड इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल विद इन 3 to 4 months। तो साल भर में कई जनरेशन का हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ये कंडीशन भी यहाँ पर जो है पाई जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है नेचुरली ये जो प्लांट बॉडी है दैट इज सेल्फ पॉलिनेटेड। यहाँ पर जो है प्लांट बॉडी पिछले चैप्टर हमने देखा है, प्लांट के अंदर या तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है या क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ये जो पी प्लांट बॉडी है नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड, लेकिन एक प्रॉपर्टी खास जो पाई जाती है, बट क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन दिस प्लांट बॉडी। क्रॉस पॉलिनेशन इस प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पर पॉसिबल होती है। ये प्रॉपर्टी आमतौर पर दूसरे पौधों के अंदर नहीं रहेगी, आइदर दैट में भी सेल्फ पॉलिनेटेड और दैट में भी क्रॉस पॉलिनेटेड, लेकिन यहाँ पर दोनों पॉसिबल है। नेचुरली सेल्फ तो होगा, लेकिन अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहें तो क्रॉस पॉलिनेशन को भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर है। इन सब के अलावा सबसे मेन प्रॉपर्टी यहाँ पर जो पाई जाती है, सबसे मेन प्रॉपर्टी यहाँ पर जो पाई जाती है, पी प्लांट बॉडी के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। ये एक अहम बात यहाँ पर पाई जाती है कि इसके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। और यही जो है हाइब्रिडाइजेशन को सिलेक्ट करने का, ये प्रोसेस के लिए पी प्लांट को सिलेक्ट करने का यही मेन मकसद था कि इतने 7 ऑप्शंस हमारे सामने हैं, कौन सा कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। अगर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं तो इजीली वी कैन ऑब्जर्व दैट। तो हम यहाँ पर अभी देखेंगे, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इन लिस्ट द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट बॉडी, वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। वो चीज देखने से पहले एक मेन पॉइंट यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मेंडल के जमाने में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन उतना ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो स्टडी नहीं थी। और उस जमाने में लोग ऐसा समझते थे कि क्रोमोसोम इज हेरिडिटरी मटेरियल, यानी जो कैरेक्टर पेरेंट से बच्चों के अंदर जो ट्रांसफर हो रहे हैं उसके लिए क्रोमोसोम जिम्मेदार है। लेकिन सबसे पहली मर्तबा मेंडल ने इस कंसेप्ट को रिजेक्ट किया। तो मेंडल ने यहाँ पर कहा था कि ऑन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर ऑन द क्रोमोसोम समथिंग इज प्रेजेंट। उसने यहाँ पर कहा समथिंग इज प्रेजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन। यानी टोटल के टोटल क्रोमोसोम इस काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्रोमोसोम के पास समथिंग इज प्रेजेंट, समथिंग इज वहां पर प्रेजेंट है और वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो मेंडल ने समथिंग ये जो था उसके लिए टर्म उसने यूज की थी। तो मेंडल ने कहा था वो जो समथिंग है, सपोज दैट समथिंग इज फैक्टर। तो क्या मेंडल ने कहा
ऑन द क्रोमोसोम फैक्टर्स आर प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो यहाँ पर यह फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन, तो उसने लफ्ज इस्तेमाल किया था यहाँ पर फैक्टर। फिर बाद के जो साइंटिस्ट थे यही फैक्टर के बदले उन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है यहाँ पर जीन्स, यानी टोटल क्रोमोसोम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। बाद के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने भी यहाँ पर कहा कि मेंडल ने यहाँ पर सही कहा है कि टोटल क्रोमोसोम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, फॉर यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर जो समथिंग है, जो फैक्टर है, आज रिसेंट टाइम में उसके लिए वर्ड यूज होता है जीन्स। तो यहाँ पर जीन्स क्या है? These are the segment of DNA. These are the part of chromosome which are responsible for transmission of character. यही वजह है कि जो जीन्स हैं, जो फैक्टर हैं, जो समथिंग है, इनको कहा जाता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यानी यही जो फैक्टर यहाँ पर मौजूद है, ये जो जीन्स यहाँ पर मौजूद है, ये कैरेक्टर इसके अंदर कोड के फॉर्म में होते हैं, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। ये पेरेंट्स से ये कोड जो कैरेक्टर्स हैं, ये उनके बच्चों के अंदर यहाँ पर जो ट्रांसफर किए जाते हैं। तो एक नया जहाँ पर दुनिया के सामने एक नया कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया कि टोटल क्रोमोसोम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग मटेरियल, बल्कि क्रोमोसोम के पास समथिंग, सम फैक्टर और जीन्स आर प्रेजेंट, और इसको जो है यहाँ पर यूनिट ऑफ हेरिडिटी के नाम से पहचाना जाता है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी यानी इनहेरिटेंस के लिए यही ट्रांसफर होने वाला मटेरियल है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ये जो जीन्स यहाँ पर होते हैं, आपको पता है लोअर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। जैसे ह्यूमन बॉडी, हर एक सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। यानी 46 है, लेकिन सिंगल 46 नहीं रहेंगे, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर। तो क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। तो इनके ऊपर जो जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द, जीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो ये जीन्स जो है यहाँ पर ब्रेक होते हैं, और फिर जब जायगोट फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, तो उसके बाद फिर यूनियन होगा, मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन होगा। इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर दैट रिमेन सेम। तो गैमेट फॉर्मेशन के बाद के दौरान में यहाँ पर जो मियोसिस का प्रोसेस होगा, एंड डबल जीन दोज आर कन्वर्टेड इनटू सिंगल जीन। ये एक मेन रिसर्च था जो यहाँ पर बताया गया कि टोटल क्रोमोसोम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क, ओनली जीन्स, फैक्टर और समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये हो जाता है यहाँ पर, यही तमाम वजूहात हैं, यही तमाम रीजंस हैं जिसके जरिए मेंडल ने यहाँ पर पी प्लांट को जो सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर हमें देखना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसा एक चैप्टर है जिसके अंदर बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स यहाँ पर होते हैं। तो एक मतलब अगर आपको फैक्टर समझ में आ गया तो आप आसानी से उसको जो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, कोई आपको जो यहाँ पर दुश्वारी की बात यहाँ पर नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? मेंडल ने यहाँ पर एक और आइडिया हमें दिया है कि जीन्स के अंदर 2 किस्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है। आइदर 2 जीन्स आर डोमिनेंट, 2 जीन जो यहाँ पर डोमिनेंट भी हो सकते हैं, और वो जीन जो है यहाँ पर रिसेसिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो यहाँ पर बताया गया है, दैट इज बेस्ड ऑन द डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव के बेस पर ही वो कैरेक्टर यहाँ पर, उसको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम यहाँ पर कहते हैं। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पर पी प्लांट बॉडी के अंदर क्या है? डोमिनेंट क्या है? द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। रिसेसिव क्या है? दे आर प्रेजेंट बट इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट दीज कैरेक्टर्स आर इन सप्रेस्ड फॉर्म। वो दबी हुई हालत में रहेंगे, वो अपने आप को जाहिर नहीं करेंगे, वो अपने आप को शो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कैरेक्टर जो होते हैं उसको रिसेसिव कहेंगे। और डोमिनेंट इन किसी भी कंडीशन में अपने आप को डोमिनेट करेगा, अपने आप को यहाँ पर एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पर ये भी मेंडल ने क्लियर कट आइडिया हमें दिया है कि जीन्स यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। डोमिनेंट जीन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एनी कंडीशन, और रिसेसिव जीन इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट दे आर प्रेजेंट इन सप्रेस्ड फॉर्म। तो पी प्लांट बॉडी के अंदर वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यहाँ पर क्या है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जो है मेंडल ने पी प्लांट को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, उस चीज को हमें यहाँ पर देखना है।
पहली चीज हमें यहाँ पर देखना है हाइट ऑफ द प्लांट बॉडी, प्लांट की हाइट। पी प्लांट बॉडी के अंदर दो किस्म के पौधे होते हैं, वो पौधे तो हम नहीं देखे, हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर हम देखते हैं पी प्लांट, जो मटर के जो दाने होते हैं, जो ग्रेन्स उसके होते हैं, एक हरे कलर का मटर होता है, एक पीले कलर का मटर है, और ये दोनों मटर दो अलग अलग पौधों के ऊपर यहाँ पर पाए जाते हैं। ऐसी सूरत में यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके अंदर दो किस्मों के पौधे हैं और दोनों के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पर पाई जाती है। पहला कैरेक्टर यहाँ पर होता है हाइट ऑफ द प्लांट बॉडी। एक प्लांट बॉडी जो रहेगा वो टॉल प्लांट बॉडी होता है और दूसरा प्लांट बॉडी जो होता है शॉर्ट प्लांट बॉडी है, लेकिन शॉर्ट के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है यहाँ पर ड्वार्फ। तो टॉल प्लांट बॉडी ये डोमिनेंट है और यहाँ पर ड्वार्फ प्लांट बॉडी जो रहेगा वो रिसेसिव रहेगा। डोमिनेंट जो यहाँ पर जो कैरेक्टर होते हैं वो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से जाहिर किए जाते हैं और इसी का जो रिसेसिव रहेगा, इसी का जो स्मॉल लेटर रहेगा वो रिसेसिव के लिए इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल टॉल के लिए जो जीन आगे प्रॉब्लम्स के अंदर हम यूज करने वाले हैं, टॉल टी से शुरू हो रहा है और जीन हमेशा पेयर में होते हैं, तो इसके लिए अगर कहीं पर हम कहेंगे टॉल, प्योर टॉल, तो इसका मतलब वहां पर रहेगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। ड्वार्फ के लिए आपको स्मॉल डी इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि इसी का रेसेसिव इस्तेमाल करना है, तो उसके जरिए से ये चीज समझ में आती है कि यहाँ पर स्मॉल टी लिखा है, तो उसके मतलब हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं, यानी इसका जो डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा वो कैपिटल टी रहेगा। तो ध्यान रखना, जो डोमिनेंट है पहला अल्फाबेट वो कैपिटल लेटर में इस्तेमाल करेंगे और रेसेसिव इसका जो भी रहे उसको जो है इसी कैपिटल को स्मॉल लेटर में कर देंगे, तो इसके लिए वो अल्फाबेट जो इस्तेमाल होते हैं। आगे अगर हम बढ़े तो इसकी वजह से जंबलिंग नहीं होगी। अगर हम स्मॉल डी लिखेंगे तो इसका डोमिनेंट क्या है वो हमें याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर इसका डोमिनेंट रहेगा तो हम देखेंगे यहाँ पर कैपिटल टी दैट स्टैंड्स फॉर टॉल, तो टॉल के लिए यहाँ पर होगा, हम समझ सकते हैं उसको। ये कंडीशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। ये पहला कैरेक्टर यहाँ पर जो है मौजूद होता है। दूसरा कैरेक्टर यहाँ पर जो होता है फ्लावर का जो लोकेशन है, प्लांट बॉडी के ऊपर फ्लावर कहाँ पर पाए जाते हैं, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द फ्लावर। लोकेशन ऑफ द फ्लावर के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं एक्सियल फ्लावर जो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और टर्मिनल फ्लावर जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर जो रिसेसिव कैरेक्टर रहेगा। एक्सियल फ्लावर, अगर फ्लावर लीफ के एक्सिस से निकल रहा है तो उसको एक्सियल और ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और अगर प्लांट बॉडी के टॉप मोस्ट पार्ट के ऊपर यहाँ पर फ्लावर है तो उसको जो टर्मिनल कहेंगे। एक्सियल जो रहेगा डोमिनेंट है, तो जाहिर सी बात है कौन सा जीन वहां पर रहेगा, समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर टी है कैपिटल टी, तो यहाँ पर बच्चों रहेगा कैपिटल ए, और टर्मिनल के लिए क्या मैं यूज करूंगा, वो रहेगा यहाँ पर स्मॉल ए। इसी का रेसेसिव यही कैपिटल का स्मॉल लेटर यहाँ पर कर दिया जाएगा। ये दूसरा कैरेक्टर यहाँ पर होता है। तीसरा यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो रहेगा फ्लावर का कलर। फ्लावर का कलर क्या होता है, जो दो किस्मों के पौधे हैं तो दोनों के ऊपर कलर ऑफ द फ्लावर यहाँ पर जो अलग अलग रहेगा। पहला यहाँ पर जो डोमिनेंट कलर यहाँ पर रहेगा वो पर्पल कलर है, पहला जो रहेगा यहाँ पर पर्पल कलर है, और दूसरा जो रहेगा यहाँ पर जो व्हाइट कलर है। यानी जो डोमिनेंट है वो पर्पल कलर, दो कलर के फ्लावर रहेंगे, और कुछ पौधों के अंदर यहाँ पर व्हाइट कलर रहेगा। अब पर्पल है इसका मतलब यहाँ पर है डोमिनेंट है कैपिटल पी, और व्हाइट के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे स्मॉल पी। ये कलर ऑफ द फ्लावर यहाँ पर रहेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो फोर्थ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पर जो रहेगा पॉड कलर। पॉड का मतलब होता है फल्ली। पी प्लांट मटर की जो फल्ली होती है जो हम सब्जी के तौर पर यूज करते हैं, पॉड का जो कलर होता है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो पॉड का जो कलर रहेगा, ग्रीन कलर की जो फल्ली यहाँ पर होती है वो जो है यहाँ पर डोमिनेंट है, और इसके अपोज में येलो कलर की जो फल्ली रहेगी वो रेसेसिव कैरेक्टर यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। और ग्रीन डोमिनेंट है तो यहाँ पर जीन्स क्या रहेगा, इसके लिए जाहिर सी बात हो रहेगा कैपिटल जी, और इसी का यहाँ पर रेसेसिव हो जाएगा स्मॉल जी। ये कंडीशन यहाँ पर जो मौजूद रहेगी। इस तरीके से रहेगा, समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। तो उसके बाद यहाँ पर रहेगा पांचवा जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पर जो मौजूद होता है
पॉड का शेप, फली का जो शेप यहाँ पर होता है उसके ताल्लुक से भी हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर रहेगा इन्फ्लेटेड, पहला जो रहेगा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है इन्फ्लेटेड, और दूसरा जो यहाँ पर जो इसके रिसेसिव कैरेक्टर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है, जाहिर सी बात यहाँ पर जो जीन रहेगा कैपिटल आई रहेगा, और कॉन्स्ट्रिक्टेड के अंदर यहाँ पर रहेगा स्मॉल आई। ये कंडीशन यहाँ पर जो पाई जाती है। ये पांचवा कैरेक्टर था। 6 कैरेक्टर जो यहाँ पर मौजूद होता है, सीड का जो कलर, यही वो कैरेक्टर है जो हम मार्केट के अंदर यहाँ पर देखते हैं, पहचानते हैं। हरे कलर का मटर है, येलो कलर का जो मटर है वो इसी के अंदर यहाँ पर जो पाया जाता है। तो मटर के दानों के अंदर जो येलो कलर है ये डोमिनेंट है, और हरे कलर का जो मटर यहाँ पर होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। येलो के लिए कैपिटल वाई रहेगा, और ग्रीन के लिए जाहिर सी बात है स्मॉल वाई। ये कंडीशन यहाँ पर रिसेसिव कंडीशन यहाँ पर पाई जाएगी। एंड द लास्ट यहाँ पर जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के अंदर लास्ट कैरेक्टर यहाँ पर जो रहेगा, सीड का जो शेप रहेगा, शेप ऑफ द सीड। तो यहाँ पर सीड का जो शेप रहेगा, कुछ सीड यहाँ पर जो टोटली राउंडेड होते हैं, सूख जाने के बाद भी, ड्राई हो जाने के बाद भी बिल्कुल जो है यहाँ पर राउंडेड फॉर्म में रहेंगे। और कुछ मटर के दाने यहाँ पर कुछ वैरायटी ऐसी है जो रिंकल्ड फॉर्म में होते हैं, तो उसके ऊपर जो रिंकल्स का डेवलपमेंट होता है। तो राउंड अगर है तो ये डोमिनेंट है, रिंकल्स है तो रिसेसिव है। जाहिर सी बात है, राउंड है तो कैपिटल आर रहेगा, और रिंकल्ड अगर यहाँ पर है तो स्मॉल आर। इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर जो पाई जाती है। तो ये इतने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। नीट वगैरह के अंदर क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे यहाँ पर जंबल हो जाते हैं। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट बॉडी? पी प्लांट बॉडी के अंदर कितने कैरेक्टर हैं? जहन में हमारे बैठा हुआ है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ऑप्शन के अंदर 7 कर देते हैं, बट वहां पर पूछा है हाउ मेनी कैरेक्टर, तो 7 ये और 7 ये 14 कैरेक्टर रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट बॉडी, उस वक्त हमारा आंसर रहेगा 7। वर्ड के ऊपर, वर्डिंग के ऊपर ध्यान देना है। हाउ मेनी कैरेक्टर्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, हाउ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अगर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है तो 7 पेयर्स आ जाएगा, और हाउ मेनी कैरेक्टर पूछा है तो 7 + 7 14 कैरेक्टर यहाँ पर जो है पाए जाएंगे। तो ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम आता है एग्जाम के अंदर यहाँ पर पूछा जाता है, इजी है, हर स्टेप की मार्क्स है, और एक मर्तबा अगर आपके समझ में आ गया फिर यहाँ पर जो आप उसको भूल नहीं सकोगे। तो ध्यान क्या रखना है, कौन से डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, कौन से रिसेसिव कैरेक्टर हैं। ये डोमिनेंट, इसका रिसेसिव क्या है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कैपिटल अल्फाबेट स्मॉल अल्फाबेट को हमें वहां पर जो सिलेक्ट करना होता है। ये कंडीशन पाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आगे के जो तमाम स्टेप हैं इसी के ऊपर जो यहाँ पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर यही तमाम रीजन है जिसकी वजह से मिंडल ने यहाँ पर पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पर यूज किया है। ये आपके सामने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। इसका जो है यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी भी टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आते हैं तो पर्सनल पर मैसेज करो या पर्सनल पर कांटेक्ट करके आप आसानी से पूछ सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ध्यान देना इसके ऊपर। अगर समझ में आ गया तो मार्क्स कटने के चांसेस हो ही नहीं सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।